हेलो एवरीवन। तो आज जेईई एडवांस 2021 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी इज। तो अब इन इनइक्वालिटीज से जो भी रीजन बाउंड होगा उस रीजन का हमें एरिया इवेलुएट करना है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास आ गया x x डैश, ये अपने को मिल गया y y डैश, ये ओरिजिन आ गया। तो सबसे पहले एक काम ही कर लेते हैं कि ये वाला जो मतलब फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए एक काम ही किया कि x इक्वल टू 0, तो ये अपने को y एक्सिस मिल गया, x इक्वल टू 9/4। तो x इक्वल टू 9/4, ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट अपने को कुछ मिल गया, ये हो गया x इक्वल टू 9/4। फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि इस इनइक्वालिटी को जब ड्रॉ करेंगे तो एक काम ही कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1, ये लाइन सेगमेंट अपने को कुछ मिल गया। ठीक है, तो अब पहले वाली इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो पहला वाला इनइक्वालिटी इस रीजन को बाउंड कर रहा था, यानी कि लाइन पर, लाइन के लेफ्ट में सारे पोर्शन को बाउंड कर रहा था। और अगर सेकंड इनइक्वालिटी को देखें तो ये इस स्ट्रेट लाइन पर एंड इस लाइन के नीचे, यानी कि इस पोर्शन को बाउंड कर रहा था। फिर अगर हम बात करें 3y इक्वल टू x, इस लाइन सेगमेंट को, तो ये जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से पास हो रही होगी। एंड एक काम ही कर लेते हैं कि 3y इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू x का y इक्वल टू 1 के साथ में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो जैसे y इक्वल टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू 3 मिल गई, ये x 9/4 था तो x इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा, तो 3,1 पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा। तो ये लाइन सेगमेंट इस तरह से कुछ जाएगा, ये लाइन सेगमेंट अपने को इस तरह से कुछ मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बात हो रही थी कि x इज ग्रेटर देन 3y। तो अगर हम इस रीजन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पे 9/4 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे x के प्लेस पे 9/4 पुट किया तो हुआ ये कि 9/4 इज ग्रेटर देन, और 9/4 y अपने पास यहाँ पे 0 हो गया, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि लाइन सेगमेंट के नीचे वाला पोर्शन आएगा। तो फिलहाल अभी तक हमें ये ट्रायंगुलर रीजन मिल चुका है जो कि इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर लास्ट इनइक्वालिटी देख लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू 2 इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 यहाँ पर कहीं होगा, x इक्वल टू 2 यहाँ पर कहीं होगा। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट अपने पास आया। और अगर इनइक्वालिटी में 0,0 यानी कि ओरिजिन को सेटिस्फाई कराएं तो 0 प्लस 0, तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ओरिजिन, मतलब ये जो भी रीजन डिफाइन करेगा उसमें ओरिजिन लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये इस रीजन को बाउंड कर रहा होगा। तो अब अगर हम इन चार इनइक्वालिटीज से बाउंडेड रीजन को देखें तो वो रीजन अपने को ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन आ रहा, हमें इस रीजन का एरिया इवेलुएट करना है, ये जो रीजन अपने को मिल रहा है। तो यानी कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इवेलुएट करना है। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड ये वाला पॉइंट डी हो गया। तो इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया इवेलुएट करना है। तो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल रहे हैं 2,0। बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो बी के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं 9/4,0। एंड अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो सी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए अपने को x इक्वल टू 9/4 एंड इस स्ट्रेट लाइन जो कि थी 3y इक्वल टू x, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो एब्सिसा तो इसका मिल गया 9/4, और जैसे x के प्लेस पे 9/4 पुट किया, ठीक है, तो 3y इक्वल टू 9/4, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/4। तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9/4, 3/4 एंड d के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो d इज नथिंग बट x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 3y, ठीक है, 3y इक्वल टू x, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मिल रहा है। तो 3y जैसे पुट किया तो 4y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई है 1/2 और y की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x की वैल्यू अपने को मिल गई है 3/2। तो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 3/2, 1/2। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की वर्टिसेस अपने को मिल गई हैं। ठीक है, तो
अब एक काम ही कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया इवेल्युएट कर लेते हैं यूजिंग स्टेयरकेस और लेडर मेथड, ठीक है ना। तो लेडर मेथड की हेल्प से या फिर यूं कहें कि स्टेयरकेस मेथड की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया लिख लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया 2 0 एंड फर्स्ट वर्टेक्स ए को ले लेते हैं, तो ऐसे हो गया 2 0 9/4 0 9/4 3/4 3/4 एंड लास्ट पॉइंट अपने को मिल रहा था 3/2 1/2। तो ये था 3/2 1/2 एंड फिर से 2 0। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ, अब दिस मतलब 2 इंटू 0 9/4 इंटू 0, तो ये अपने पास 0 आ गया, फिर प्लस और फिर 9/4 इंटू 3/4, तो ये हो गया 27/16, ठीक है, माइनस का 0, फिर प्लस और ये अपने को दे देगा 9/4 इंटू 1/2, तो ये अपने पास आ गया 9/16, ये हो गया 8, ठीक है ना। तो 9/4 इंटू 1/2 ये अपने को मिल गया 9/8 एंड यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, ये आ गया माइनस का 9/8, फिर प्लस, तो ये अपने पास 0 आ गया एंड माइनस का 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ, और ये अपने को रिजल्ट देगा 27/16, ये 0 हो गया और यहाँ से अपने को मिला -1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ, और ये हो गया 27 - 16/16। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 32 एंड यहाँ से अपने को मिल गया 11। तो रिजल्ट अपने को मिला 11/32। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टेटमेंट दी गई है, a triangle with two of its sides as y equal to 0 and x plus y equal to -1 has its orthocenter at point 1, 1. The equation of the circumcircle of the triangle is। तो हो ही रहा है कि एक ट्राइंगल अपने पास गिवन है और उस ट्राइंगल के सर्कम की इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो ये तो अपने पास हो गया सर्कम, और इसके अंदर एक ये ट्राइंगल अपने को गिवन है। तो ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया ABC, और ट्राइंगल विद टू ऑफ इट्स साइड्स एज y इक्वल टू 0। तो ये अपने पास साइड आ गई है y इक्वल टू 0 एंड ये साइड गिवन है x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इसका ऑर्थो सेंटर अपने को 1, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं अपने को ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर दैट इज 1, 1 और इसको कह देते O, ठीक है। तो ये अपने पास अरेंजमेंट गिवन है। अब इस सर्कल की इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें कि ऑर्थो सेंटर, अगर हम ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज किसी साइड के रिस्पेक्ट में ले ले, ठीक है ना। तो अगर हम ऑर्थो सेंटर O की मिरर इमेज BC के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो जो भी मिरर इमेज आएगा वो इस सर्कल पे लाई करेगा। तो यानी कि O की मिरर इमेज अबाउट BC इस सर्कल पे लाई करेगी। तो इस पॉइंट को कह देते हैं P एंड P का कोऑर्डिनेट अपने को x एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, यानी कि 1, 1 इस पॉइंट का हमें x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। तो ये पॉइंट बन गया 1, -1। तो अब जैसे हमें ये पॉइंट मिल गया तो एक काम हम ये करके देख लेते हैं कि अगर 1, -1 किसी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दे तो फर्दर हमारा काम बच जाएगा, यानी कि हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है जिसकी हेल्प से हमें P कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, सिमिलरली वो कॉन्सेप्ट हम x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं और हमें ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट अपने को मिल गया, इसको Q कह देते हैं एंड C पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है एंड C पॉइंट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो y 0 हो गया, जैसे y को 0 किया तो x की वैल्यू -1, 0 आ गई। तो इस तरह से दो पॉइंट्स तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिए। तो अब अगर हम इनकी हेल्प से ऑप्शंस को चेक कर ले तो अपना काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि 1, -1 एंड -1, 0 की हेल्प से ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं एंड जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर एक काम ये कर लेते हैं कि प्रॉपर इसका एक सोल्यूशन देख लेते हैं। एक मेथड तो अपने पास ये आ ही गया है कि हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है।
मतलब इन पॉइंट्स को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो एक काम ये कर लेते हैं कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता कर लेते हैं। तो हमें चाहिए 1,1 का मिरर इमेज अबाउट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपने को रिजल्ट दे देगा x माइनस, इसको कह देते हैं x1, x माइनस x1 बाई a की वैल्यू यहाँ पर 1 गिवन है, a इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड ये अपने को मिल गया y माइनस y1 बाई b, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ a x1, ठीक है। और x1 का काम कर रहा है 1, मतलब x1 का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, y1 का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, और जो a हम लिख रहे हैं दैट इज 1 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड b की वैल्यू 1 है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये अपने को दे देगा a x1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया 2। तो और x1 यहाँ पे 1 है, तो ये x माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -3 मिल गया। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी -2 एंड y की वैल्यू भी अपने को मिल जा रही है -2। तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -2, q के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 मिल गया अपने, तो ये -2, -2 मिल गया। तो अब पी क्यू सी के कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है, तो 3 पॉइंट से पास होते हुए सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कई कॉन्सेप्ट्स हैं 3 पॉइंट से पास होते हुए सर्कल की इक्वेशन को लिखने के लिए। हम फैमिली ऑफ सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जनरल इक्वेशन को लिखकर भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल एक काम ही कर लेते हैं कि जनरल इक्वेशन लिखते हैं और मैनिपुलेट करके जी एफ सी की वैल्यूज पता कर लेंगे, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन लिखी जा सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, एंड ये सर्कल 1, -1, -1, 0 एंड -2, -2 इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो 1, -1 से सेटिस्फाई करते हैं, तो 1, 1 ये हो गया 2 एंड 1 पुट किया तो ये प्लस का 2g, -1 पुट किया तो माइनस का 2f प्लस c इक्वल टू 0, और -1, 0 पुट किया तो ये 1 हो गया एंड ये 0, तो 1 और -1 ये माइनस का 2g, ये 0 प्लस c इक्वल टू 0, फिर -2, -2, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 ये हो गया 8 माइनस का 4g माइनस का 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं कि फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो दिस माइनस दिस, तो यहाँ से अपने को मिल गया 4g एंड दिस माइनस दिस, तो माइनस का 2f, c से c कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, तो अपने को प्लस का 1 मिल रहा था, ठीक है ना। तो जब हम दिस माइनस दिस करेंगे तो 2g माइनस माइनस 2g ये 4g हो गया, और माइनस 2g प्लस 0 माइनस का 2f प्लस 0f, तो अपने को -2f मिल गया, c माइनस c ये कैंसिल हो गया एंड 2 माइनस 1, तो ये +1 हो गया, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो -1, ये अपने को इक्वेशन नंबर 4 मिल गई है। फिर दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो दिस माइनस दिस किया -7 आया, एंड फिलहाल दिस माइनस दिस अगर हम करेंगे दिस माइनस दिस, तो यहाँ से अपने को मिल गया 2g एंड दिस माइनस दिस प्लस का 4f एंड c से c कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस यहाँ से अपने को मिल गया 1 माइनस 8, तो -7 हो गया, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 7 हो गया। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8g एंड ये अपने को 4f मिल गया एंड ये अपने को 2 मिल गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 10g इज इक्वल टू ये 5 आ गया, तो g की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 1/2 एंड f की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो g की वैल्यू 1/2 मिली है, यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा माइनस का 2, तो ये -1 और ये कैंसिल हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, c की वैल्यू 0 अपने को मिल गई है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4f इक्वल टू 7 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया 4f इक्वल टू 7 माइनस 2g एंड g की वैल्यू 1/2 यूज कर ली, तो ये अपने को फिलहाल मिल गया 6 एंड फर्दर सिंप्लीफाई करें तो f की वैल्यू मिल गई है 3/2। तो इस तरह से सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f y प्लस c 0 था इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0।
तो ये अपने को सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को कुछ एक थीटा दिए गए हैं और इन थीटा पर कमेंट किया गया है, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा 10 इक्वल टू 2 पाई एंड z1 इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा 1 एंड zn इक्वल टू zn-1 ई पावर आयोटा थीटा n, ये गिवन है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो जनरलाइज्ड रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें एक काम ये किया कि सबसे पहले तो z के प्लेस पे 2 पुट किया, तो जैसे ही z के प्लेस पे 2 पुट किया तो z2 इक्वल टू अपने को मिल गया z1 ई पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है, ई पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि z के प्लेस पे यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, तो z3 अपने को यहाँ से मिल गया z2 ई पावर आयोटा थीटा 3। फिर जनरलाइज मतलब इसी पैटर्न को अगर हम आगे फॉलो करते हैं तो यहाँ से z10 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी z9 ई पावर आयोटा थीटा 10। तो ये सारे z अपने को मिल गए। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो पहला z वाला रिलेशन आया था, अगर हम इस रिलेशन को इस तरह से लिखते z2 बाई z1 इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा 2, तो इस रिजल्ट को देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा 2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दें तो हमें Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। हमने किया ये कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा 2 एंगल से रोटेट किया तो हमें Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें तो Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसे मिल रहा, अगर हम Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा 3 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दें तो हमें Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली Z10, तो अगर हम Z9 कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा 10 एंगल से रोटेट कर दे तो हमें Z10 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ से इसके बारे में कंक्लूड कर दी। अब अगर हम वापस से इस रिजल्ट पे आए तो z1 इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा 1 गिवन था, यानी कि जो मॉड ऑफ z1 यानी कि z1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, और जो अभी हम लोगों ने रोटेशन का रिजल्ट कंक्लूड किया तो यहाँ से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि z2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल ऑल्सो बी 1। तो इसका मतलब जितने भी z यहाँ पर गिवन है सभी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज 1। तो जितने भी z यहाँ पर गिवन है सभी का मैग्नीट्यूड अपने को 1 मिला। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी z गिवन है ये सारे के सारे z एक यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को इस तरह से रिजल्ट मिल गया। ये रियल एक्सिस हो गई एंड ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो रफ स्केच इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल अपने को मिल रहा था थीटा 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपने को मिल गया, ओरिजिन को O कह देते हैं। फिर यहाँ पर कहीं अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मिल रहा है एंड ये जो एंगल, फिर इस तरफ कहीं पर z3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं एंड ये एंगल अपने को थीटा 3 गिवन है। तो इस तरह करते करते, ठीक है, मतलब इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया, ऐसे करते करते यहाँ पर कहीं अपने को z9 मिल रहा होगा एंड ये वाला जो एंगल आया है, ठीक है ना, ये थीटा 10 हो गया, तो ये कहीं अपने को z10 मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबको सिंप्लीफाई कर दिया और z10 इसको ऐसे कह सकते हैं कि z10, ठीक है, z10 हमें कैसे मिल रहा है जब हम z9 को थीटा 10 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा दे तो हमें z10 मिल जा रहा। तो z9 अपने को इस जगह पर मतलब यहाँ पर कहीं मिल रहा था, तो यानी कि इसको हमने थीटा 10 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा दिया तो अपने को z10 मिल गया एंड z10 यहीं पर होगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जितने भी थीटा अपने को दिए गए थे यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 10, तो ये जो समेशन आ रहा था दैट आर 2 पाई, मतलब दैट इज 2 पाई। तो सभी थीटास का समेशन यहाँ पर 2 पाई गिवन था, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 10 का अगर हम इन सभी थीटा का समेशन करते हैं तो हमें 2 पाई मिल जाएगा। तो डेफिनेटली थीटा 10 इस तरह से हमें कुछ मिल रहा होगा। तो ये फिलहाल एक अरेंजमेंट उसका ड्रॉ कर लिया। अब वापस आते हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स के बारे में कमेंट कर लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी या कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स मतलब इन स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फॉल्स पर हमें कमेंट करना है। तो स्टेटमेंट 1 को ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ z2 माइनस z1, तो मॉड ऑफ z2 माइनस z1 यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की डिस्टेंस, इसके बारे में बात कर रहा है। तो मॉड ऑफ z2 माइनस z1, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ z2 माइनस z1 विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू z1 z2,
की आर्क लेंथ। तो अगर हम ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ रहा, अगर हम इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को इस आर्क लेंथ से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये आर्क लेंथ ज़्यादा आएगी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये आर्क लेंथ इसके बराबर हो जाए। बराबर तब हो सकती है जब Z2 Z1 के बहुत क्लोजेस्ट आ जाए, ठीक है ना। तो यानी कि हाँ, इस पे इक्वालिटी यूज की जा सकती है। तो यानी कि यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज लेस देन और इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ Z1 Z2। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इस आर्क लेंथ को पता करें। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, अगर हम इस सर्कल का, ठीक है ना, ये जो सर्कल हमारे पास आ रहा है ओ Z1 Z2, इस सर्कल की इस आर्क लेंथ को लिखे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज आर्क इक्वल टू, मतलब एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो फॉर्मूला होता था एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। रेडियस यहाँ पे 1 गिवन है, तो यहाँ से आर्क इक्वल टू अपने को मिल गया है एंगल, ठीक है। एंड एंगल अपने को फिलहाल ये गिवन है थीटा 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है थीटा 2, ये आ गया थीटा 2। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया कि मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू थीटा 2। सिमिलरली मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, इसको लिखा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि हमने ये वाली लेंथ ले ली है, तो आर्क लेंथ से कंपेयर करेंगे तो आर्क लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगी थीटा 3, तो ये हो गया लेस देन और इक्वल टू थीटा 3। और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अप टू Z1 माइनस Z10, ठीक है ना, Z1 माइनस Z10, यानी कि घूमकर यहाँ पर आ गया, ये ऐसे आ गया, यानी कि ये वाली लेंथ। तो अप टू मॉड ऑफ Z1 माइनस का Z10 दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू थीटा 10, ठीक है। तो अब ये जितनी भी इनइक्वालिटीज आई हैं सभी इनइक्वालिटीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z10, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z10, ये एंगल अपने को गिवन था थीटा 1, तो आर्क लेंथ अपने को यहाँ पे मिल जाएगी थीटा 1, तो ये हो गया थीटा 1। तो अब ये जितनी भी इनइक्वालिटीज दी गई हैं सभी इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही सभी इनइक्वालिटीज को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिला मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 प्लस अप टू एंड सो ऑन, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z10, और ये हो गया लेस देन और इक्वल टू जितने भी थीटा गिवन थे, यानी कि समेशन ऑफ थीटा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, और इसकी वैल्यू आ गई थी 2 पाई। तो यानी कि ये जितने भी z अपने को गिवन थे, यानी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, या फिर इनफैक्ट हम बोले कि स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, मतलब स्टेटमेंट S1 ट्रू हो गया। स्टेटमेंट S2 के बारे में कमेंट करना है, तो ये गिवन था मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर। तो S2 में गिवन था मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस का Z1 स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 एंड Z2 प्लस Z1। तो अब फर्दर एक काम ये कर लिया कि मॉड की प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो मॉड इस पर एंड इस पर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हो गया मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 एंड मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसको तो अभी हम लोगों ने कंपेयर किया था, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपने को मिल रहा था लेस देन और इक्वल टू थीटा 2। अब एक काम ही कर लेते हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो इसको लिख लेते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की हेल्प से। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 1 गिवन है, मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू 1 गिवन है, तो यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये अपने पास आ गया लेस देन और इक्वल टू 2। तो अब अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ से अपने को मिल रहा है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 into mod of Z2 plus Z1 is less than or equal to 2 theta 2। और इसको अभी हम लोगों ने, मतलब इसको इसके एक्विवेलेंट लिया हुआ था, यानी कि इस क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वांटिटी को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा 2। सिमिलरली ये जो अपने पास गिवन है इसके बारे में कमेंट किया जा सकता है, तो ये अपने पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा 3, और लास्ट में ये अपने पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा 1। अब जितने भी ये रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जितने भी हमें Z2 स्क्वायर मतलब ZI स्क्वायर माइनस ZJ स्क्वायर मिल रहे हैं, सभी को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक काम ही कर लेते हैं, इसको T कह देते हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने पास ऐसे आ गया t, ठीक है ना, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ θ1 प्लस 2 θ2 प्लस अप टू 2 θ10। तो 2 अगर हम कॉमन कर ले तो फिर हमें मिल रहा है समेशन ऑफ θ1 प्लस θ2 अप टू θ10, और इसकी वैल्यू हमें अभी दी गई थी, दैट इज 2 पाई। तो यानी कि t इज लेस देन और इक्वल टू 4 पाई। तो अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट S2 भी करेक्ट हो जाती है, तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट दी गई है, लेट पी क्यू आर आर 3 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। If M and N are the midpoints of PQ and PR respectively, then the maximum distance between M and N is। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 यानी कि A इज ग्रेटर देन B हमें मिल रहा है। तो यानी कि जो एलिप्स आ रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, यानी कि एलिप्स हमें ये वाला मिल रहा है, ठीक है, ये वाला मिल गया। एंड ये अपने पास एलिप्स की मेजर एक्सिस आ गई है, ये अपने पास एलिप्स की माइनर एक्सिस आ गई है। ये माइनर एक्सिस आ गई, ये एलिप्स की मेजर एक्सिस आ गई, और इस एलिप्स पर 3 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर। तो पी यहाँ पर ले लेते हैं, क्यू यहाँ पर ले लेते हैं एंड आर यहाँ पर ले लेते हैं। तो पी क्यू आर को ज्वाइन कर देते हैं। पी क्यू आर आर 3 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स इफ एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का मिड पॉइंट एम गिवन है, पी आर का मिड पॉइंट तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये एन गिवन है। और अगर हम पी ज्वाइन करते हैं और साथ ही साथ 10th क्लास की एक थ्योरम गिवन थी जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स होता था, कि अगर हम एक ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि Mn इज पैरेलल टू QR। अब अगर ऐसा है तो होता ये था कि अगर ट्राइंगल PQR में Mn इस साइड के पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के, मतलब यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स अपने को दिख रहे हैं, पहला ट्राइंगल हो गया MPN, सेकंड ट्राइंगल हो गया QPR। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक प्रोपोर्शन में होगा। तो जैसे ही इस कंडीशन का यहाँ पर इस्तेमाल करें तो यहाँ से लिख सकते हैं PM बाई MN इक्वल टू PQ बाई QR, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें ये जो PQ दिया गया है, PQ इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ PM, क्योंकि M PQ का मिड पॉइंट था, यानी कि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो रही थी। और साथ ही साथ N की अगर हम बात करें तो N PR का मिड पॉइंट था। फिलहाल इस कंडीशन से ही अपना काम चल जाएगा, तो इसी को लेकर चलते हैं। और जैसे PQ की वैल्यू यहाँ पर पुट की 2PM, तो PM से PM कैंसिल हो गया और यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो Mn अपने को मिल गया QR/2। तो Mn अपने को मिल गया QR/2, ठीक है। तो अब फर्दर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा था देन द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन M एंड N। तो M एंड N के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पता करनी है, यानी कि Mn की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस Mn हमें मिल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो Mn मैक्सिमम तब होगा जब QR मैक्सिमम हो जाए, एंड QR मैक्सिमम तब होगा जब QR बिकम्स द मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। तो QR मैक्सिमम तब होगा जब QR इस एलिप्स का मेजर एक्सिस बन जाए। तो अगर हम एलिप्स की मेजर एक्सिस की बात करें तो मेजर एक्सिस यहाँ से हमें 2a मिल गया, और a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाले तो a की वैल्यू अपने को मिल रही है 4, तो 2a की वैल्यू मिल गई 8, तो यानी कि Mn मैक्सिमम हमें मिल गया है इक्वल टू 8/2 दैट इज 4। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है।